हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बता दिया करो आप कैसे हो। मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, वृंदा मैम की बुक है, उसे बता रही थी। उसमें चैप्टर 3 है वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण एवं उनका वर्गीकरण। तो मैं उसको आपको बता रही थी, आज लास्ट है, क्योंकि कृत्रिम रेशे में एक मानवकृत रेशा और एक संश्लेषित एवं रासायनिक रेशा था, जिसमें से मानवकृत रेशा मैंने कंप्लीट कर दिया था। वो 3 प्रकार के थे जिसको मैंने एनसीबी करके आपको बताया था, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस रेयान। तो नाइट्रोसेलुलोज जो था उसकी खोज 1884 में हुई थी। और किसने की थी? तो चार्डेरूट ने की थी। और उसके बाद दूसरे नंबर का आता है कुप्रामोनियम, जो कब बना था? 1890 में बना था। वीवेन और मिडल ने किया था खोज। उसके बाद तीसरा आता है विस्कोस रेयान, जिसकी खोज कब हुई थी? 1892 में हुई थी। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? डेस्पिसस ने की थी। इतनी चीज़ें हमने कल आपको बता दी थी, इसके बारे में बता दी थी। आज बचा था नेक्स्ट संश्लेषित या रासायनिक रेशा, जिसके बारे में मैं आज आपको क्लियर करती हूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे, केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स। संश्लेषित रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। संश्लेषित रेशों का निर्माण कैसे किया जाता है? तो रासायनिक तत्व, जो केमिकल तत्व है ना, उनका प्रयोग करके, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, इनका प्रयोग करके, इनको मिलाकर विभिन्न विधियों का प्रयोग करके ये रेशे बनाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ताप सुनम्य रेशे, थर्मोप्लास्टिक फाइबर भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें ताप सुनम्य रेशे, थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स भी कहते हैं। ताप सुनम्य रेशे या थर्मोप्लास्टिक फाइबर किन रेशों को कहते हैं? तो रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशों को कहते हैं। अपने ज्ञान में, नॉलेज में इसको रखिएगा। इसमें सबसे पहले नायलॉन साल्ट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? नायलॉन साल्ट बनता है। तत्पश्चात इसे फ्लैक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वह पिघलाकर इच्छा अनुसार छिद्र वाले स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में स्पिनरेट दिखाया था, कैसा होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से अब उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। सूख जाने के पश्चात इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, वह वस्त्र बनाए जाते हैं। रासायनिक रेशों में अलौकिक सुंदरता एवं मजबूती होती है। मजबूती तो रहेगी, क्योंकि ये मैन बना रहा है, तो जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकता है, जितना मजबूत चाहे उतना मजबूत बना सकता है, क्योंकि वो तो उसके हाथ में ही है ना सब कुछ, उसकी क्वालिटी बढ़ाना घटाना। तो इसलिए है कि भाई वो सुंदर होगा, मजबूत होगा। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जादुई रेशे, मैजिक फाइबर भी कहते हैं। कल मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार व आकृति निश्चित की जाती है। ये थर्मोप्लास्टिक आपने देखा था ना, थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। तो कृत्रिम विधि से मतलब आर्टिफिशियल तरीके से क्या, टेम्परेचर देके इनके आकार और आकृति को निश्चित कर दिया जाता है। और नेचुरल फाइबर में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो प्रकृति की क्वालिटी थी। जो प्रकृति ने उसको क्वालिटी दिया था, उस हिसाब से वो रेशे से, अगर जिस रेशे के अंदर जो वस्त्र बनाने की सारी क्वालिटी थी, तो आज फेमस है, उसको लोग लाइक करते हैं। जिन रेशों में क्वालिटी नहीं थी, उनसे दर्री, मोटी चीज़ें, टाट, ये सब बनाने में यूज़ किया गया, लेकिन उसको बदल नहीं पाया गया। ठीक है, चीज़ आप समझ रहे हैं। लेकिन कृत्रिम में क्या है? इसको आप बदल के अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, इसलिए इसको जादुई फाइबर कहते हैं। और इसका आकार आकृति कैसे निश्चित करते हैं? तो ताप के द्वारा निश्चित करते हैं। इतना चीज़ आप समझ गए। फलतः ये ताप सुनम्य रेशे कहलाते, इसीलिए क्योंकि इनका टेम्परेचर का इन पे अब मतलब प्रभाव पड़ता है। इनके रेशों में आर्द्रता, अवशोषण क्षमता, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। इनमें क्या होती है? इनमें आर्द्रता, अवशोषण की क्षमता बहुत कम होती है। हमने आपको बताया था ना पीछे, किस रेशे में कितनी अवशोषण क्षमता होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में दिया था? उसमें रेयान में दिया था 90 से 95%। फिर सूती में दिया था 50% दिया था, 50 से 60% ऐसा कुछ दिया था। हाँ, ऐसे ही था। उसके बाद क्या था कि उसके बाद ऊन था, रेशम था, ऐसे करके चीज़ें थी ना। तो उसके नायलॉन और एसीटेट में क्या था? 3 से 5 ऐसे करके, 11 से 12, 10 से ऐसे करके नायलॉन वगैरह में था। तो क्या था? इनमें अवशोषण की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में ये वस्त्र पसीना नहीं सोख पाते, जिससे शरीर में और अधिक गर्मी लगती है। रासायनिक रेशे अनगिनत प्रकार के हैं तथा नित्य ही नए रेशों का आविष्कार किया जाता है, जिसके नाम भी गिनना मुश्किल कार्य है। इनमें से कुछ रासायनिक रेशों के बारे में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। क्योंकि जैसे जब मैन बना रहा है, तो उसका जब मन करे जिस रसायन का प्रयोग करे, किसी की कमी कर दे, किसी की बढ़ा दे, नए गुण का रेशा तैयार हो जाएगा। तो कुछ रेशे हैं जिसमें क्या है? नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लॉन, एक्रिलॉन,
फाइबर ग्लॉस, टेरिलीन, डर्बन, सरन और डायनेल। इतना इसमें दिया हुआ है। फिर चैप्टर वाइज आपको मैं कितनी बार बता रही हूँ बार बार कि आप चैप्टर वाइज में आपको सारी चीज़ें क्लियर करोगी। तो नायलॉन जो था, नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1938 ईस्वी में न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी के डॉक्टर कैरोथर्स ने की थी। नायलॉन की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर कैरोथर्स जो थे वो ड्यूपॉन्ट कंपनी में रहते थे, वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। किस सन में की थी? तो 1938 ईस्वी में की थी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। यह एक बहुलक रेशा है, पॉलीमर फाइबर है। यह पॉलीमाइड से बनता है। नायलॉन किससे बनता है? तो पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत ही लचीले होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर इनके रेशे गोल दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर नायलॉन के रेशे कैसे दिखाई देते हैं? तो गोल दिखाई देते हैं। रेशे की लंबाई इच्छा अनुसार रखी जा सकती है। साथ ही इसके चमक पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। और चमक पर नियंत्रण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आप हमें बताया करिए। मैं आपको जो क्वेश्चन देती हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए बच्चे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कभी इससे छोटे तो कभी अविरल लंबाई के रेशे बनाए जाते हैं। अतः रेशों की लंबाई व चमक बनाए जाने वाले वस्त्रों के अनुरूप रखी जाती है। इससे घुघराला कर्ल तथा सीधे स्ट्रेट रेशे भी बनाए जाते हैं। नायलॉन कोलतार से प्राप्त डाइबेसिक अम्ल व एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन के मिश्रण से बनता है। नायलॉन कैसे बनता है? तो डाइबेसिक अम्ल जो डाइबेसिक एसिड प्लस एडिपिक एसिड तथा हेक्सामेथिलीन के मिश्रण से बनता है। नायलॉन को आपने देख लिया। नायलॉन की क्या तारीफ है? और नायलॉन को मैं आपके नॉलेज के लिए बता देती हूँ, नायलॉन बनता किससे है? तो नायलॉन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर क्या रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है और नायलॉन तैयार होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, डेक्रॉन। डेक्रॉन के रेशे पॉलिस्टर से तैयार किए जाते हैं। डेक्रॉन के रेशे किससे तैयार किए जाते हैं? तो पॉलिस्टर से तैयार किए जाते हैं। रेशे सीधे, चिकने, गोल व चमकदार होते हैं। आपने आगे नायलॉन को भी देखा था, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कैसे दिख रहे थे? रेशे गोल दिखाई दे रहे थे। कब तैयार किए गए? 1938 में। किसने तैयार किया? डॉक्टर कैरोथर्स ने। कहाँ के वो थे, क्या करते थे? न्यूयॉर्क में ड्यूपॉन्ट कंपनी में, मतलब वो थे जो भी रहेंगे एम्प्लॉय, वहीं से उन्होंने क्या किया, डॉक्टर कैरोथर्स ने इसको तैयार किया। ये क्या है? एक बहुलक पॉलीमर फाइबर है। ठीक है, और ये सूक्ष्मदर्शी से कैसा दिखता है? तो गोल दिखता है। अब आप डायक्रॉन पढ़ रहे थे, तो ये क्या है? पॉलिस्टर से तैयार रेशा है जो चिकने, गोल, चमकदार दिखते हैं। इसके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार। भाई ताप सुनने में है तो ताप का इस पर असर पड़ेगा और ताप से प्रभावित रेशे हैं। इसके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। इनमें नमी अवशोषकता क्षमता अत्यंत ही कम होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? नमी अवशोषक क्षमता अत्यंत ही कम होती है। फलतः ये आसानी से धोए एवं सुखाए जा सकते हैं। गर्मी में ये वस्त्र आरामदायक नहीं होते हैं व शरीर में अधिक गर्मी तथा खुजली पैदा करते हैं। जब ये उष्मा के कुचालक है तो क्या होता है? ये जो अंदर की गर्मी बाहर जाने नहीं देते हैं, पसीने को सूखने नहीं देते हैं, बाहर की ठंड अंदर आने नहीं देते, तो क्या होगा? हमारे शरीर को तो गर्मी होगी ही। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये रेशे कैसे चित्तीदार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखिएगा। डेक्रॉन कौन सा रेशा है जो चित्तीदार दिखाई पड़ता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में? तो डेक्रान दिखाई पड़ता है। और नायलॉन कैसा दिखाई पड़ता है? तो नायलॉन गोल दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है? 3 नंबर आरलॉन, 4 नंबर एक्रिलॉन, 5 नंबर टेरिलीन। ये सभी रेशे क्या है? एक्रिलिक रेशे हैं। ये सभी देखो, ये देखा था, ये रेशा क्या है? पॉलिस्टर रेशा। ये रेशा देखो एक्रिलिक रेशा लिखा है। इसमें इच्छा अनुसार चमक व मजबूती लाई जाती है। रेशे की लंबाई भी इच्छा अनुसार रखी जा सकती है। इससे सॉटेन जैसे चमकदार व चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। सॉटेन जैसे चिकने वस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं? ये एक्रिलिक रेशे से तैयार किए जाते हैं। उसके अंतर्गत आता कौन कौन सा? तो आरलॉन आता है, एक्रिलॉन आता है, टेरिलीन आता है। नेक्स्ट है डर्बन। इसके रेशे डेनिट्राइल से बनाए जाते हैं। रेशे कुछ कुछ टेढ़े मेढ़े सतह वाले गोल किनारे वाले होते हैं। अगला है डायनेल। इसके रेशे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। डायनेल किससे बनाया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड प्लस एक्रिलिक के से बनाए जाते हैं। इसके रेशे चपटे चिकने होते हैं। इनसे बने वस्त्र झुर्रीदार दिखते हैं। किस प्रकार के रेशे से बने वस्त्र झुर्रीदार दिखते हैं? तो डायनेल के बने वस्त्र क्या होता है? झुर्रीदार दिखते हैं। ठीक है,
अगला है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का रेशा कांच से तैयार किया जाता है। कांच को पिघलाकर स्पिनरेट के महीन छिद्रों से गुजारा जाता है, जिससे महीन तार के सदृश रेशे निकलते हैं। तत्पश्चात विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धागे बनाए जाते हैं। इसके रेशे आकार में गोल, चिकने, अर्धपारदर्शी, अत्यंत मजबूत व लचीले होते हैं। इनसे कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशे अज्वलनशील इनफ्लैमेबल होते हैं, फलतः अग्नि अवरोधक परिधान। आप एस्बेस्टस से भी बनाए जा रहे थे ना अग्नि अवरोधक पदार्थ, पर्दे, मेज पोस्ट आदि बनाए जाते हैं। इनका उपयोग उद्योग एवं डाक थैला बनाने में किया जाता है। उद्योगों में देखिए एस्बेस्टस का भी उपयोग हो रहा था, क्योंकि जो साउंड होता है उसको क्या करता है, एस्बेस्टस अवशोषित कर लेता है, ठीक है, क्योंकि आग लगने के पश्चात थैले नहीं जलते। और फाइबर ग्लास का उपयोग के लिए क्या किया था, डाक के जो थैले बनाते हैं, जो पार्सल वगैरह आते, उसके जो थैले बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं, वो फाइबर ग्लास के बने होते हैं। और उसकी तारीफ क्या है, तो ये आग लगने पे जलते नहीं, डाक सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे है कुछ अन्य रेशे, सम अदर फाइबर्स। उपरोक्त सभी प्रकार के रेशों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार के रेशे हैं जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। ये निम्नलिखित है। पहला क्या है, विशिष्ट बाल रेशे, स्पेशल हेयर फाइबर। दूसरा है मिश्रित रेशे, जो ये विशिष्ट फाइबर के अंतर्गत ही है, मिक्स्ड फाइबर। एंड तीसरा है परावर्तित रेशे, मॉडिफाइड फाइबर। पहला क्या है, विशिष्ट बाल रेशे, स्पेशल हेयर फाइबर। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से, जैसे अल्पाका, लामा, विक्यूना, कश्मीरी बकरी, अंगोरा, ऊंट, मोहेर, खरगोश, ये जो ऊनी वस्त्र होते हैं ना, और जंतुओं से प्राप्त रेशे प्लस प्रोटीन फाइबर रेशे, यही वही हैं। गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ जानवर जो ठंडे प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको विशिष्ट कहते हैं, स्पेशल कहते हैं, क्योंकि आसानी से नहीं मिलते हैं। ये बहुत क्या होता है, कठिनाई से मिलते हैं, ये बहुत दुर्लभ जगह पे रहते हैं। कहने का मतलब काफ़ी ऊंचाई पे रहेंगे, बर्फ पे रहेंगे, ऐसे मिलते नहीं है नॉर्मल तरीके से। जैसे हमें भेड़ हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं ना हमारी लाइफ स्टाइल में। ये क्या है, ऐड है, ये हम इनको देखते हैं, इनका दूध पीते हैं, मतलब ऐसे चीज़ें। तो ये क्या है, ये ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं दिखते। ये क्या होता है, दुर्लभ जगह पे रहती हैं, पहाड़ियों पे रहते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विशिष्ट बाल, स्पेसिफिक हेयर फाइबर कहते हैं। और देखिए लिखा कि ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं तथा कठिनता से प्राप्त होते हैं। इनके बालों से बने वस्त्र काफ़ी गर्म एवं बहुमूल्य होते हैं। विक्यूना के बालों से बना मिंक कोट क्या है, विश्व का सबसे महंगा कोट है। कौन सा कोट, क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। विक्यूना के बालों से बना मिंक कोट क्या होता है, विश्व का सबसे महंगा कोट है। विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा कोट है, मिंक कोट। किसके बालों से बनता है, तो विक्यूना के बालों से बनता है। अगला है मिश्रित रेशे, मिक्स्ड फाइबर। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक नए किस्म के रेशों का निर्माण किया जाता है। मिक्स का मतलब ही हो गया, मिक्स करना मतलब मिश्रित करना। तो एक रेशे से अधिक रेशों का प्रयोग करके उनको मिक्स करके ये रेशे बनाए जाते हैं, इसलिए इनको मिक्स रेशे कहते हैं। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक नए किस्म के रेशों का निर्माण किया जाता है। ऐसा होता है ना, टेरिलीन, टेरीयूल, ऐसे आपने देखा था ना, काटसूल। वही चीज़ है कि दो रेशों को मिलाकर एक नए गुण वाले रेशे को तैयार किया जाता है। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम और आरामदायक होते हैं। इसी प्रकार इनके अन्य गुण भी इनके रेशों जिनसे इनका निर्माण होता है उन पर निर्भर करता है। वर्तमान में मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। महंगे रेशों से सस्ते रेशे मिलाकर साधारण वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इससे वस्त्र के मूल्य में काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही वस्त्र में दोनों रेशों के सम्मिश्रण गुण भी समाहित हो जाते हैं। यह एक ही रेशे से बने वस्त्रों के अपेक्षा सस्ते व अच्छे होते हैं। उदाहरण टेरिकॉट हो गया, टेरिलीन, कॉ से कॉटन, टेरीउल, टेरिलीन हो गया, और ऊ से ऊल हो गया, कास्ट ऊल, कॉटन हो गया, ऊल हो गया। समझ में है आपको, तो दो रेशों को मिला करके ये क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अगला है परिवर्तित रेशे, मतलब उसका रूप ही बदल के नया रेशा बना देना। इसमें आपने पहले में क्या किया, विशिष्ट जो बहुत मुश्किल से मिल रहा था, जैसे मिंक कोट विक्यूना के बालों से बन रहा था, उसने आपने मिक्स्ड फाइबर पढ़ा, जिसमें दो फाइबर मतलब 2 या 3 या जितने भी रेशे मिक्स्ड करते हैं, एक नए रेशे का निर्माण करते हैं, और नए गुण के साथ, वो दोनों रेशों के गुण के साथ तीसरा एक नया रेशा मिल गया, वो मिक्स्ड फाइबर होगा। और परिवर्तित रेशे में क्या होता है कि इसमें क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कर दिया जाता है, रूप ही बदल दिया जाता है। आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए नए रेशों का निर्माण होने लगा। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप, आकार, गुण आदि में परिवर्तित कर दिया गया, तभी तो मॉडिफाइड हो गया।
जिससे वे रेशे अपना मौलिक रूप, देखिए मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है, परिवर्तित, उसका मतलब मौलिक जो रूप, उसका आकार, उसका रंग था वो बदल जाना और वो दूसरे रूप को, दूसरे आकार, दूसरे गुण को ग्रहण कर लेना, यही बस है मॉडिफाइड या परिवर्तित। मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए वर्ग के रेशे में बदल जाते हैं जिनका गुण, आकार व रूप भी मौलिक रेशे से भिन्न हो जाता है, इसीलिए वो परिवर्तित कर दिया गया। तो क्या हो गया, उसके रेशे की क्वालिटी भी बदल गई, उसकी जो क्वालिटी में क्षमता है वो भी बदल गई। कपास के रेशे पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया था। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि कपास के रेशे पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार के कॉटन का निर्माण किया था, तो आपके ज्ञान में रहना चाहिए कि मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया था। और जो मर्सराइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, कॉटन के रेशों पे होती भी है। अन्य प्रकार के मर्सराइज वस्त्र भी ऐसे ही बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जा रहा है और मैं आपको पूरा जितना ये चैप्टर है एक बार फिर से इसको मतलब आपको बता दे रही हूँ जल्दी से। और कल नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, वस्त्र उपयोगी रेशों का परीक्षण, जिसमें विभिन्न तरह के परीक्षण द्वारा रेशों की क्वालिटी, उसको उसके मतलब वो क्या कह सकते हैं, प्योर है कि नहीं है, इसकी जानकारी आपको मैं दूंगी नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो चलिए इसको मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती, चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएंगी। आपने पढ़ा अध्याय 3 में वस्त्रोत्पादन रेशों का वर्गीकरण, आपने वर्गीकरण किया, प्राप्ति के आधार पे आपने कितने भागों में बांटा, 2 आधार पे बांटा, एक प्राकृतिक बोला, दूसरा कृत्रिम बोला। और आपने नेक्स्ट देखा है कि विशिष्ट फाइबर इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आपको सारी चीज़ें यहीं से समझ आ रही होंगी। तो आपने फिर क्या देखा प्राकृतिक में, आपने प्राकृतिक में देखा एक वनस्पतिक मिला, एक प्राणिज मिला और एक पत्ते वाला खनिज रेशा मिला। फिर वानस्पतिक क्या हो गया, वानस्पतिक को भी 3 भागों में बांट दिए, ठीक है। आपको एक बीज वाला रेशा मिला, एक तने वाला रेशा मिला और एक पत्ते वाला रेशा मिला। किसको, वनस्पति को। आपको पता है क्या होता है, बीज, तना और पत्ता कहाँ मिलता है, प्लांट में ही मिलता है। प्लांट क्या है, एक सेल्यूलोज है और उससे तैयार होने वाला फाइबर सेल्यूलोजिक फाइबर हो गया। आपको समझ में आया। तो बीज से क्या मिला, काका मिले, कपास और कापोक। पत्ते से क्या मिला, पत्ते को पीसा हमने तो पीना मिला और सीसल मिला। जितना सारा बचा उसको हमने क्या कर दिया, तने वाले में रख दिया। तो तने में क्या मिला, लीनन मिला, जूट मिला, हेम्प मिला, सन मिला, मनीला और कोयार मिला। नेक्स्ट आता है कृत्रिम। कृत्रिम में भी 2 रेशे, एक मानवकृत रेशा और एक संश्लेषित या रसायन रेशा। मानवकृत को भी हमने 3 में बांटा। वैसे तो मानवकृत रेशा एक रेयॉन तैयार हुआ, लेकिन उसको हमने 3 में बांटा, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम, जिसको हमने आपको एनसीवी से समझाया, ठीक है। एक 1884 में एन तैयार हुआ, जो सी हुआ वो 1890 में तैयार हुआ और जो वी हुआ वो 92 में तैयार हुआ, ठीक है। एक को तैयार करने वाले कौन थे, चार्डनेट थे, एक को तैयार करने वाले वीवन और मिडल थे, एक को तैयार करने वाले देस्पिसस थे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट था संश्लेषित या रासायनिक रेशा, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि को विभिन्न मात्राओं में मिलाकर उस पर रासायनिक प्रक्रिया करके उसका घोल बना के स्पिनरेट के छिद्रों में से निकालकर विभिन्न प्रकार के रेशे तैयार किए गए। उसमें कौन कौन से रेशे आए, तो उसमें दिया है कि आज के समय में इतने रेशे हैं कि नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य रेशे हैं जिसके नाम है नायलॉन, डेक्रॉन, आर्लान, एक्रिलीन, क्रेसलान, जेफ्रान, टेरिलीन, डरबन, सारन, डैनियल, वेलर, फाइबर ग्लास, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मैंने बता दी। फिर मैंने आपको क्या बताया, कपास बताया और कापोक बताया। कपास को हमने क्या बताया, ये बीज वाले रेशे होते हैं और जो कापोक होता है वो फल से प्राप्त होता है। तो फल से तो दोनों प्राप्त होता है, लेकिन ये बीज से प्राप्त होता है, क्योंकि कापोक को बीज वाला रेशा बोलते हैं। तो एक सारी कपास को, तो कपास क्या होता है, एक पॉट्स, जब कपास के फूल पकते हैं, क्रीम कलर के फूल इस पे होते हैं, तो जब वो फूल क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो फल में चेंज हो जाते हैं। फल जब पक जाता है तो मतलब फट के झड़ जाता है। उस फल के अंदर बीज होते हैं और बाल होते हैं। बीज से बाल को गिनिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, फिर उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, उसका बंडल बनाया जाता है, फिर और भी सारी क्रियाएं की जाती है। कॉपोक है तो उसका भी रेशा आपने जाने हो, फल है तोड़ के रेशा प्राप्त करते हैं। पत्ते में पीना और सीसल था, ये दोनों क्या है, पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। फिर लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला। लिनन आपको पता है फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इन सब रेशों को प्राप्त करने के लिए इन पे एक रेटिंग प्रतिक्रिया की जाती है, जिससे
ओस द्वारा और जल द्वारा ऐसे करके क्या किया जाता है, रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है और इनके रेसों को, इनके तनों को अलग करके उन्हीं से रेसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है। और आपने देखा था नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और कुप्रामोनियम। तो नाइट्रोसेलुलोज पे क्या किया जा रहा था, नाइट्रस एसिड, जो नाइट्रस ऑक्साइड जो एसिड Na2OS था ना, उसकी क्रिया कराई जा रही थी। और H2SO4 NHO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया कराई जा रही थी। उसके बाद घोल मिल रहा था जिसपे अल्कोहल की क्रिया कराई जा रही थी। उसके बाद उस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाल करके क्या किया था, रेशा प्राप्त किया जा रहा था। अगला क्या था, उस पर वो क्या बोलते हैं, जो डिटर्जेंट होता है, आप उसको कैसे, कास्टिक सोडा NaOH के साथ उसको क्रिया कराई जा रही थी, NaOH से उसको मतलब प्रतिक्रिया कराई जा रही थी। उसके बाद उस रेसे को क्या किया था, इन स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता था। कुप्रामोनियम था, उसमें एक कॉपर ऑक्साइड Cu2O2 और NH3 अमोनिया की क्रिया करा के रेसे प्राप्त किए जा रहे थे। इतना हमने आपको बता दिया। अभी हमने आपको क्या बताया, तो रासायनिक रेसे बताया, जिसमें एक नायलॉन बताया। ये कैसा होता है, ये काफ़ी, इसमें बहुत सारी क्वालिटी है, जादुई रेसे से कहते हैं। इसको धोने और इसको यूज़ करने में किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, बस इसमें एक क्वालिटी नहीं है जो अवगुण कह सकते हैं, कि इसमें अवशोषक क्षमता बहुत कम होती है, जिसमें गर्मियों में क्या करता है, हमें तकलीफ देता है। उसी प्रकार आपने क्या पढ़ा, डेक्रॉन पढ़ा, उसी प्रकार आपने आर्लान पढ़ा, डर्बन, सारन, फाइबर ग्लास। फिर कुछ आपने विशिष्ट रेसे पढ़े। विशिष्ट रेसे में आपने देखा विशिष्ट बाल थे जो कि जानवरों से प्राप्त किए जा रहे थे, और ये ऊन की तारीफ है। ठीक है। और ये कहाँ से प्राप्त किए, मतलब ऊन के अंदर आते हैं, और ये प्रोटीन फाइबर हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और ये क्या होता है, दुर्लभ जगह से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको विशिष्ट फाइबर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया था विक्यूना के बाल से तैयार मिंक कोट, जो दुनिया का सबसे महंगा कोट है। अगला क्या था, मिश्रित रेशे, जो ब्लेंडेड फाइबर आप कह सकते हैं, जो मिक्सड करके ब्लेंड करके बनाए जाते हैं, जैसे टेरिकॉट, टेरियूल और कास्टूर। नेक्स्ट था परिवर्तित या मॉडिफाइड, मतलब उसका क्या होता है, उसके रूप को, उसका जो मौलिक रूप उसका बदल के उसको दूसरे क्वालिटी का रेशा बनाना, जैसे आपने कपास से मर्सराइज्ड करके कॉटन बनाया। बस इतना है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।